खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। ब्लैक मनी मामले पर मोदी हुकूमत एक बार फिर बैकफुट पर है। 3 हिंदुस्तानियों के नाम सुप्रीम कोर्ट में बताने के बाद सरकार पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि आखिर 136 नामों में से सिर्फ 3 नाम ही क्यों बताए गए। बीजेपी के साबिक लीडर और मशहूर वकील राम जेठमलानी ने यह कहते हुए सरकार की चुटकी ली है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या सचमुच सरकार ब्लैक मनी मामले में सीरियस है या फिर 3-4 नामों का इंकशाफ करके पूरे मामले पर पर्दा डाल रही है? क्या मोदी सरकार ब्लैक मनी मुल्क में वापस लाकर अपना वादा पूरा करेगी? सवाल यह भी है कि क्या गैर मुल्कों में पैसे रखना कोई जुर्म है? इसी मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया खालिद। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर तहसीन पूनावाला और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता भी, और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक मनी मामले पर 3 लोगों के नाम आम कर दिए हैं। तीनों ही नाम सनतकारों के हैं। इनमें पहला नाम डाबर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन का है, दूसरा नाम गोवा के कोयला और कानकनी कारोबारी राधा टिब्लू और तीसरा नाम राजकोट के सनतकार पंकज चमनलाल लोढ़िया का है। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि लोगों के नामों को छुपाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। ये पहले ही माना जा रहा था कि सामने आने वाले तीनों नामों में से कोई भी सियासतदान का नहीं होगा। हुकूमत ने बताया कि राजदाराना तौर पर इन लोगों ने गैर मुल्की बैंकों में पैसे जमा कर रखे हैं और इनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि सीनियर वकील राम जेठमलानी सभी 800 नामों को जाहिर करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में जेठमलानी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल हो रही होगी, तो उस समय वो सारे नाम और सारी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और भी कई नाम और बाकी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में आएगा। सिर्फ 3 नाम उजागर करने पर अर्जी गुजार राम जेठमलानी ने सरकार की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इट्स अ केस ऑफ अ माउंटेन इन लेबर producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. I have nothing further to say except this, that ultimately the protector of human rights of this nation, unfortunate nation, is the Supreme Court of India. I have great hope that the Supreme Court will rise to the occasion and do the needful. Beyond this, I have nothing further to say to anybody. ब्लैक मनी के इशू पर कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वो सारे नाम उजागर करे। देश के माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बहुत ही एक भ्रामक और एक शैतानपूर्ण एक मिस्चीवियस एक बयान दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर हमने नाम रिलीज किए तो कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। अगर उनमें साहस है तो वो नाम उजागर करें। कांग्रेस पार्टी ने उसी समय तत्काल उन्हें चैलेंज किया था कि आप नाम उजागर करिए, इस तरह के भ्रामक प्रचार करना बंद करिए। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, 100 दिन में सारा काला धन ले आऊंगा। इतना काला धन ले आऊंगा कि इस देश के हर व्यक्ति के खाते में 3 लाख रुपए जमा करा दूंगा। 5 व्यक्ति होंगे तो 15 लाख जमा करा दूंगा। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जबकि नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी,
माननीय वित्त मंत्री जी, भारत के खजाने से 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में जनधन योजना में जमा करा दीजिए, अन्यथा माफी मांगिए या गद्दी छोड़िए। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए गुफ्तगू के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस लीडर तहसीन पूनावाला साहब, आपका खैर मकदम है। और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। तहसीन पूनावाला साहब, आप क्या बोलेंगे? सरकार ने किसी भी सियासतदान के नाम का इंकशाफ नहीं किया है, नाम रिवील नहीं किया है, सिर्फ 3 नाम में वो भी बिजनेसमैन हैं। देखिए, मैं 2-3 चीज पर कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो नाम रिलीज हुए थे या रिवील हुए थे, ये इस सरकार ने नाम रिवील नहीं किए। ये जो नाम है पहले ही रिवील हो चुके थे यूपीए सरकार द्वारा। दूसरी बात, खैर इन चीजों को छोड़ दीजिए, भाजपा से ये सवाल पूछने, मोदी साहब से ये सवाल पूछने चाहिए कि अगर 800 नाम है इनके पास और जेटली साहब कहते हैं कि वो नाम रिलीज होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो एम्बैरस होगी, तो किस लिए वो नाम रिलीज नहीं कर रहे? वो नाम रिलीज कर दे। और अगर किसी प्रक्रिया के द्वारा वो नाम रिलीज कर रहे हैं, तो ये जो नाम इन्होंने अभी रिलीज किया है, इन पर क्या कार्रवाई की है सरकार ने, वो हमें बता दे कि क्या कार्रवाई की है कि ये नाम इन्होंने रिलीज किया है। क्योंकि हमने सुबह से देखा, जब से ये नाम बाहर आए, ये लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं, ये लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन पर तो कोई कार्रवाई की नहीं है सरकार ने। तो सरकार कर क्या रही है? सिलेक्टिवली नाम रिलीज कर दिए। एक जगह कहती कांग्रेस एम्बैरस होगी, दूसरी जगह नाम भी रिवील नहीं कर रही। तो क्या सरकार की मंशा है नाम रिवील करना या नहीं? मंशा है या नहीं, ये हम पूछते हैं। हम तहसीन पूनावाला साहब, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी शामिल हो गए। आप फोन लाइन पर बने रहे, आपके पास हम फिर आएंगे। विजेंद्र गुप्ता साहब, सरकार की मंशा पर अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार असल में सही नामों का इंकशाफ उसको रिवील करना ही नहीं चाहती है। ये चंद बिजनेसमैन का नाम उजागर करके मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश है। किसी भी सियासतदान का नाम नहीं इन 3 नामों में। विजेंद्र गुप्ता साहब जी, विजेंद्र गुप्ता साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे हम कनेक्ट होते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तहसीन पूनावाला साहब, आप कुछ बोल रहे थे। पूछना चाहता था, जो दिग्विजय जी ने पूछा है सवाल कि हमें 3 लाख रुपए कब मिलेंगे, और जिस परिवार में 3, 4, 5 लोग हैं उन्हें 12 लाख 15 लाख रुपए कब मिलेंगे, ये सारा देश उत्सुक है ये जानने के लिए। तो बता दें हमें 15 लाख रुपए कब मिलेंगे। जी जी, ये सवाल है कि वो 15 लाख रुपए कब मिलेंगे आम लोगों को ब्लैक मनी वापस होने के बाद हिंदुस्तान में। सैयद फैसल अली साहब, सहाफी के तौर पर किस तौर पर देख रहे हैं जो सियासी खेल चल रहा है? इसमें तमाम सियासी, चाहे अपोजिशन हो या सरकार में बैठी पार्टी हो, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं उसके नाम से रिलीज होने से एम्बैरेसमेंट होगा, ये कुछ और इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए, खाली सबसे अफसोस की बात यह है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस अनफॉर्चुनेट नेशन में जो सीरियस इश्यूज होते हैं, जो संजीदगी चाहते हैं कि उन पर संजीदगी से बातचीत हो, और सरकार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो, ऑपोजिशन हो, वो उस पर संजीदगी से बयान दे या कोई भी बात, कोई भी स्टेप संजीदा ले, लेकिन होता नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन में हर बार ये कहा गया कि 100 दिन के अंदर ये सारे पैसे वापस आ जाएंगे, उसका बिल्कुल ऐसी बात हो रही थी जैसे पूरा अकाउंट उनके पास है कि इतने करोड़ रुपए हैं जिसकी वजह पे इतने पैसे वापस आएंगे और लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, और सारी चीजें इस तरह से कही गई। आज मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ऐसी बात थी और अब ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए जेटली साहब ये कह रहे हैं नहीं उसमें टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसमें ट्रीटी इन्वॉल्व है, सारी चीजें हैं, तो क्या जेटली साहब जो पहले भी वजीर रह चुके हैं, क्या उनको उस वक्त ये नहीं पता था? नरेंद्र मोदी के वो मुशीर एडवाइजर्स जो स्पीचेस ड्रॉ कर रहे थे, ये कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि ये इतना आसान नहीं है? बिल्कुल पता था, सारी चीजें पता थी, लेकिन एक इमोटिव इशू को ट्रिगर करके ये लोग जाहिर सी बात है सत्ता हथियाना चाह रहे थे और उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 800-850 लोगों की जो बात की जा रही है, उसमें एक चीज और मैं आपको कहूंगा खालिद, कि ठीक है एम्बैरस होगी कांग्रेस, जैसा कह रहे हैं जेटली साहब, तो क्या वो कांग्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जी, अगर ऐसा है तो आज सरकार में है और कांग्रेस ऑपोजिशन में, तो उनको तो सबसे पहले उन लोगों के नाम रिलीज करने चाहिए थे जो जैसा वो दावा कर रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं जी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जाहिर सी बात है इसमें पूरी तरह से सरकार और उसके लोग फंस गए हैं। अब कहीं से सेफ पैसे ढूंढ रहे हैं, फेस सेविंग करना चाह रहे हैं, और इसलिए ये 2-3-4 नाम आ रहे हैं। और
ये बिल्कुल तय है। जी, यानी अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार फेस सेविंग का रास्ता तलाश कर रही है, क्या है पूरा मामला? विजेंद्र गुप्ता साहब से जानते हैं, बीजेपी लीडर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए। विजेंद्र गुप्ता साहब, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ 3 नाम रिलीज किए गए हैं, उनमें भी कोई सियासतदान नहीं है। उन 136 नामों का क्या होगा जो सरकार ने कहा था, जो जेटली साहब ने कहा था कि वो रिलीज करेंगे, और कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होगा? तो क्या कांग्रेस को बचा रही है बीजेपी हुकूमत? देखिए, एक बात मैं बड़ा क्लियर कट बता दूं कि ये सरकार का डिटर्मिनेशन है करप्शन को एलिमिनेट करना और विशेष रूप से विदेशों में जमा काला धन न सिर्फ हिंदुस्तान वापस लाना बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करना। ये सरकार का एजेंडा है, लेकिन उस एजेंडे को प्राप्त करने के लिए जो भी संघर्ष है, जो भी रास्ता है, जो भी उसके बीच में दिक्कतें आ रही है, सरकार उनको एक एक करके दूर कर रही है। क्योंकि सरकार ने जनता के बीच में यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम ऐसे लोगों को बेपर्दा करेंगे जो भारत देश का धन दूसरे देशों में ले जाकर और काला के जमा करते हैं जी, उसका वो एक तरह से लूट है जी। लेकिन आम लोगों को ये उम्मीद थी विजेंद्र गुप्ता साहब कि कम से कम उन्हें 136 नामों को पहली मर्तबा में रिलीज कर दिया जाएगा। जी विजेंद्र गुप्ता साहब, राब्ता टूट गया विजेंद्र गुप्ता साहब से। तहसीन पूनावाला साहब, जी विजेंद्र गुप्ता साहब, हाँ जी तहसीन पूनावाला साहब, आपको क्या लगता है, क्या सियासतदानों के नाम नहीं रिवील करने का मतलब, क्या उसमें कुछ जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं उनके लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं? क्योंकि अगर रिलीज की जाती है वो 136 नामों की लिस्ट, तो उसमें कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होगा, तो फिर सवाल उठेगा कि बाकी नाम क्यों नहीं, तो फिर उनको भी एम्बैरेसमेंट हो सकता है। इसलिए बचाव, एक दूसरे को बचाने की कोशिश है। देखिए, मैं एक दूसरे कहना चाहता हूँ, और विजेंद्र जी ने खुद मेरे सवाल का जवाब दिया। अगर 800 नाम है तो आपने 3 नाम ही क्यों रिलीज किए, बाकी के नाम आपने रिलीज क्यों नहीं किए? चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, भाजपा के लोग हो, आम आदमी पार्टी के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, सवाल है इन्होंने देश का पैसा चोरी किया। आपने वो नाम रिलीज नहीं किया। आपने शपथ खाई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप अभी कांग्रेस या बीजेपी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, अगर प्रक्रिया अभी चल रही है तो ये कौन सी प्रक्रिया है जो आपको सिर्फ 3 नाम रिलीज करने की इजाजत देती है, बाकी नाम रिलीज करने की इजाजत नहीं देती? जी जी, प्रक्रिया खत्म हो गई उन 3 नामों पर, उन पर आपने क्या कार्रवाई की है उसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि वो तो हमने सुबह से देखा चैनल पे सारे लोग इंटरव्यू दिए जा रहे, कुछ तो उन पर कार्रवाई हुई नहीं है। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं। मोदी जी ने दावा किया था कि वो पैसा ले आएंगे, अब देश बैठा हुआ है पैसे के लिए, वो जवाब दे पैसा कहाँ है? कांग्रेस एम्बैरेस होगी, भाजपा एम्बैरेस होगी, ये मोदी जी का और अरुण जेटली जी का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। उनका कंसिडरेशन होना चाहिए देश का पैसा वापस आए, चाहे कोई भी एम्बैरेस हो जाए। आप पैसा ले आए, अगर किसी जी, यानी आप भी इससे मुत्तफिक हैं कि कंसर्न होना चाहिए पैसा वापस आना। सैयद फैसल अली साहब से जान लेते हैं। सैयद फैसल अली साहब, क्या वाकई ये कंसर्न है? क्या एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि अगर कांग्रेस को एम्बरास करती है हुकूमत तो वो भी एम्बरास हो सकती है, उनकी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, अगर बाकी नाम 800 में शामिल हो सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस तरह की जो चीजें होती है उसमें कौन है और कौन नहीं है, ये बिल्कुल घाल मेल वाला मामला है। हमाम में सब नंगे हैं। अगर 2 नाम इधर से होंगे तो हो सकता है 1 नाम उधर से हो एक, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी फीलिंग है कि ये जो 800-850 नाम की लिस्ट की बात हो रही है, उसमें 10 ही 20 ऐसे लोग होंगे जो सियासतदान होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों। ज्यादातर लोग वही होंगे, सरमायाकार होंगे, बिल्डर्स होंगे, और जो लोग हैं बिजनेसमैन होंगे वही लोग होंगे। तो उनको उतना प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो 10, 20, 25 लोगों की बात हो रही है, जिनके नाम की बात होती है और सबको मालूम है, ईमेल चल रही है, लोगों को पता है कि वो कौन से नाम है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की बात। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं कि कॉमनवेल्थ घोटाला जब हुआ था, सुरेश कलमाडी जेल चले गए और सारी कुछ हुई, लेकिन आप देखिए कि उस वक्त बीजेपी ने उस पर बहुत ज्यादा हंगामा नहीं किया, इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं वो जो आईओसी वगैरह की कमिटीज हैं, ये है कॉमनवेल्थ की जो कमिटीज थी, उसमें जेटली साहब भी थे। तो एक दूसरे के साथ ये लोग तालमेल करके चलते हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रक्रिया के बहाने किसको बचाया जाएगा, किसको भेजा जाएगा, वो बात की बात है। सबसे बड़ा मूर्ख जो है उसमें हमारा वोटर बना है। वोटर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को यकीन करता चला गया कि 100 दिन में
पैसे भी आ जाएंगे, 100 दिन में लोग जेल भी चले जाएंगे। एक दूसरी बात ये कि अगर किसी का खाता है स्विस बैंक में तो क्या ये गुनाह है? जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग जॉब करते हैं, वो भी अपना पैसा रखते हैं स्विट्जरलैंड के बैंक में। जो एनआरआईज हैं वो भी पैसा रखते हैं स्विस बैंक में, या जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं उसमें रखते हैं। ये अपने आप में सिर्फ मेरा अकाउंट है स्विट्जरलैंड के, इंग्लैंड के किसी बैंक में तो मैं मुजरिम हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए आप जिस तरह से ये तीनों नाम आए हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमारे हैं अकाउंट, उसमें कौन सी बुराई है। अब उसको आप कैसे मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़िएगा, कैसे काले धन से जोड़िएगा, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको जो लोग आज गवर्नमेंट में इनको पता था। आपने बहुत मुनासिब, बहुत सही सवाल उठाया है कि क्या ये इस सवाल पर भी बातचीत होनी चाहिए कि क्या ब्लैक फॉरेन के बैंकों में अपना अकाउंट रखना, पैसे जमा करना जुर्म है, और अगर जुर्म है तो किस तरह से जुर्म है, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। तहसीन पूनावाला साहब, आपका हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है हालात हादरा में, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इसी पहलू पर बात करेंगे कि फॉरेन के बैंकों में, फॉरेन के बैंक में पैसा रखना क्या जुर्म है, और अगर जुर्म नहीं है तो किन प्रोविजंस के तहत जुर्म नहीं है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर और वकील रहे सोमनाथ भारती साहब, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मुनीर आलम साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लीडर और वकील सोमनाथ भारती साहब और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। ब्लैक मनी मामले में नाम सामने आने पर डाबर ग्रुप ने अपनी वजाहत पेश की है। ग्रुप ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने अकाउंट से मुतालिक सभी ज़ाब्तों पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि स्विस बैंक में अकाउंट की तफसीलात खुद उन्होंने अपनी मर्जी से भरी है और जमा पैसे के लिए हुकूमत हिंद को टैक्स भी दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में काला धन पर हुकूमत की तरफ से दिए गए हलफनामे में डाबर ग्रुप के चेयरमैन का नाम भी शामिल है। वहीं राजकोट के ताजिर पंकज लोढ़िया ने कहा है कि उनका बैरून मुल्क में कोई अकाउंट ही नहीं है। पंकज ने कहा कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। उधर गोवा के कानकनी ताजिर राधा एस टिम्बू ने कहा है कि उन्होंने अभी हलफनामा देखा नहीं है और उसे देखने के बाद ही इस इशू पर वो अपना मौकिफ रखेंगी। So I don't have actually right now जब आप मुझे बोल रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा है कि I don't have any Swiss account। तो किस प्रकार से ये आपको हैरानी हुई है कि आपको कोई नोटिस या नहीं? For this we don't have any this। तो ये जो नाम आया है सुप्रीम कोर्ट में आज जो सरकार ने घोषित किया है, तो आप किस तरह से ले रहे हैं और आने वाला मीन्स कि आपका क्या स्टेप रहेगा? See whatever the prosecution we will just reply। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या मीन्स के स्विस बैंक के अलावा क्या अन्य कोई देश में अकाउंट है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, व्हाटएवर जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके हमारा सब डिक्लेयर किया हुआ है सब पूरा। अभी जो नाम आए उसके आपको कोई लेना देना नहीं, हमें आज अभी आप बता रहे तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये है सब। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। फोन लाइन के जरिए दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आम आदमी की पार्टी के लीडर और वकील सोमनाथ भारती साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर मुनीर आलम साहब भी बातचीत में शामिल हो रहे हैं, जुड़ गए हैं। आपका भी खैर मकदम है प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। सोमनाथ भारती साहब, एक बात से आप, क्योंकि सियासत खूब हो रही है, नाम रिवील 800 नाम है जिसमें से 136 नामों को सामने लाने की बात की गई, उसमें से 3 नामों को जाहिर किया गया, खूब सियासत भी हो रही है इसको। लेकिन एक पहलू जिस पर कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या फॉरेन के बैंक्स में, स्विस बैंक में अकाउंट रखना गुनाह है? अगर नहीं तो क्यों, कैसे? देखिए, फॉरेन बैंक में रखना कुछ गुनाह नहीं है। गुनाह है रिवलेशन नहीं करना, गुनाह है वो उस पर टैक्स नहीं पे करना और पैसा वहां बगैर नोटिस के, गवर्नमेंट के नोटिस के पैसा कहीं जमा कर देना। ये सारा काला धन है। बेसिकली काला धन का मतलब ये है कि जो अनअकाउंटेड मनी है, जी जी, विच हैज नॉट कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, इतना है। लेकिन मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि ये 3 नाम क्यों? 168 नाम तो कम से कम रिवील करते जी। ये जो टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं देश को, मजाक बना रखा है इन्होंने। जी जी, इनके अपने ही लोग शामिल हैं, इसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। ये सभी एक दूसरे के इस तरह से प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं जैसे कि, यानी आपके मुताबिक अरुण जेटली साहब जो बोल रहे थे कि कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट होगा अगर लिस्ट जारी की जाती है 136 लोगों की, तो क्या अब कांग्रेस को ही हुकूमत बचा रही है 136 लोगों का नाम नहीं जाहिर करके? नेचुरली आप बात समझ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस भी कभी पावर में थी, उनके पास भी ये लिस्ट ऑलरेडी है। कांग्रेस जब पावर में थी, ये लिस्ट वो डेफिनेटली अपने साथ ले गई होगी और इनको पता है कि अगर इन्होंने कांग्रेस का नाम खुलासा किया तो वो भाजपा का नाम खुलासा करेंगे, तो एक दूसरे का नाम खुलासा करने में लगेंगे और एक दूसरे को एक्सपोज कर देंगे दुनिया को। जी जी, तो ये देश के साथ धोखा करने में नंबर 1 है भाजपा जी। भाजपा ने जिस ऊंचे लहजे में कहा था पूरे देश को कि हम सारा काला धन वापस ले आएंगे और काला धन रखने वालों को प्रोसिक्यूट करेंगे, नहीं तो मुझे फांसी चढ़ा देना, तो अब क्या हो रहा है जी? अब क्या मजाक बना रखा है जी? क्या उम्मीद करते हैं कि किसी सियासतदान का भी नाम जाहिर होगा? मुझे हो सकता है कुछ डील कर लें ये लोग आपस में, अगर अपनी नाक बचानी हो बहुत, अगर आपकी मीडिया ने और जनता ने बहुत जोर लगाया तो हो सकता है किसी का नाम दें, लेकिन ये किसी डील के तहत देंगे। जी जी, ये आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बने हैं, ये असली में जनता के दुश्मन हैं। यानी बैलेंस करके नाम दिया जा सकता है, यह कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल। देखिए मैं तो चूंकि सरकार में कुछ समय तक रहा, मैंने देखा
कि अगर नेता चाहे तो देश का भला बिल्कुल कर सकता है और खूब कर सकता है। जी जी। लेकिन दोनों पार्टियों में ऐसे लोग शामिल हैं जिनको सत्ता का लालच इतना है कि कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। जी जी, यानी किसी डील की आप बात बोल रहे हैं कि कोई डील हो सकती है तभी नाम जाहिर किए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती साहब, आपका फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब गुफ्तगू में शामिल है। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, आपसे जो लीगल पहलू, क्या फॉरेन के बैंक्स में, स्विस बैंक में इतनी बात होती है, स्विस बैंक में अकाउंट है, यानी ऐसा लगता है आम लोगों को कि अगर स्विस बैंक में किसी का अकाउंट है तो वो मुजरिम है, सिर्फ अकाउंट होना महज वो जुर्म के जुमरे में आ जाता है। क्या इसे कैसे देखते हैं आप एक माहिर माशियात होने के नाते? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कानून है जिसको कि हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, और ये एक्ट 1999 में बना था, लेकिन ये सन 2000 में ये जब सन 2000 से ये एक्ट लागू है, और इसके तहत एक प्राइवेट आदमी को जो कि हिंदुस्तान में रह रहा है उसको बाहर अपना अकाउंट खोलने की इजाजत है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कंडीशनैलिटीज हैं। मिसाल के तौर पे आप वहां पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यह है कि बाहर से लौट के आने के बाद आपको फौरन उसको बंद करना पड़ेगा। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस मकसद के तहत आप ये अकाउंट खोल रहे हैं। यानी कि हिंदुस्तानी शहरी हिंदुस्तान में रहकर स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है, ये कोई प्रोविजन है? ये इस तरह के प्रोविजन आप बाहर खोल सकते हैं हिंदुस्तान लौट के। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहां पे जाकर के वो अपना अकाउंट खोलते हैं और वहां आने के बाद कुछ दिन तक अपना अकाउंट रख सकते हैं, इसलिए कि उनको दोबारा जाना है, उनको कुछ काम करना है। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि बाहर गिफ्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो वो सारे इस तरह के अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं और बाहर रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, आप उससे परमिशन नहीं लेते हैं, अपने अकाउंट के बारे में नहीं बताते हैं, तो ये इलीगल है। जी, यानी टैक्स पे करके रिजर्व बैंक की जानकारी में देकर अकाउंट खोले जा सकते हैं फॉरेन बैंक में। सकते हैं और खुलते हैं और खोले गए हैं और बहुत जरूरी है। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सैयद फैसल अली साहब, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर। सैयद फैसल अली साहब, फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोले जा सकते हैं बशर्ते की जो शर्तें हैं, जो कंडीशनलिटीज हैं वो पूरी की जाएं, लेकिन अवाम में जो परसेप्शन है, अगर किसी को मालूम हो गया कि फॉरेन स्विस बैंक में किसी का अकाउंट है, बस महज इतने ही जानकारी जो है उसको कहीं ना कहीं से मुजरिम बना देती है, इसे किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, प्रोफेसर मुनीर साहब ने जो बात कही उससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बैंक फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोलने का प्रोविजन है। जी, आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसमें सर्टेन ये है कि आपने रिजर्व बैंक से परमिशन लिया हो, आपने डिक्लेयर किया हो, जाहिर सी बात वो सारी चीजें करके ही आप कर सकते हैं। जो लोग एनआरआईज होते हैं उनके बैंक अकाउंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, आने के बाद उनको भी क्लोज करना होता है, लेकिन होते हैं। तो मतलब अकाउंट खोलने से आप मुजरिम नहीं हो जाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों से आगे की स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसा जमा है और दिखा रहा है कि उसमें ज्यादातर लीडरान उनके पैसे हैं, तो इससे ये होने लगा। और उसका जिस तरह से सियासत के लिए लोगों ने हर बार स्विस बैंक को निशाना बनाया कि स्विस बैंक में पैसा है, स्विस बैंक में पैसा है, उससे एक चीज ये होगी कि अगर आपका स्विस बैंक में अकाउंट है, खा वो जेन्युइन ही क्यों ना हो, खा वो सारी कंडीशनैलिटीज को पूरा करके ही क्यों ना खोला गया हो, आप मुजरिम होने के जुमरे में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आप ये देखिए कि जिन साहबान का नाम अभी आया है, एक ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। सवाल ये होता है कि भाई वो इनकार कर रहे हैं जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, तो उनके पास उनका नाम है, सरकार के पास वो नाम पहले से था, और अभी तक उन्होंने कैमरे पे आकर कहा कि उनसे किसी तरह की कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, कोई चीज उनको नहीं दी गई है। तो ये अपने आप में एक अजीब सी बात लग रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरे कि दूसरे और जो प्रमोद साहब का नाम है डाबर के, और दूसरा डाबर साहब ने कहा कि उन्होंने जमा किया है, उन्होंने जमा किया है प्रॉपर टैक्स पे करके रिजर्व बैंक की जानकारी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल खाली। अगर ये नहीं होता तो जाहिर सी बात है तुरंत पकड़े जाते कि भाई कैसे है। अब उस अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, टैक्स चोरी हुई है, ये एक तफ्तीश का मामला है। अकाउंट खुलने से कोई आदमी मुजरिम हो जाए ऐसा नहीं है। अब अकाउंट है, अगर किसी का ये बात मंजर आम पे आई है, कोर्ट में रिवील की गई है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन पहले से हम ये मान लें कि किसी का अकाउंट वहां पे है, वो गलत है, और अकाउंट है तो गलत होगा, अकाउंट है तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। जी
जी, यानी ये सिर्फ ये परसेप्शन जो है बन गया है कि स्विस बैंक में अकाउंट है मतलब मुजरिम है, ये गलत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, हुकूमत के मुताबिक कुछ प्रोविजंस हैं, टैक्स पे करके रिजर्व बैंक की जानकारी के जरिए पैसा जमा कराया। हाँ, उस अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे यहां भी अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आखिर प्रोफेसर मुनीर आलम साहब मुख्तसरन जानना चाहेंगे, वक्त की तंगी है, कि आखिर फॉरेन के बैंकों का जो अकाउंट्स हैं उसमें उसका गलत इस्तेमाल इस तरह से कैसे और क्यों होता है, क्योंकि यहां के बैंक अकाउंट्स का उस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता है जितना फॉरेन अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। देखिए, असल में जो स्विस बैंक की जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये है कि स्विस बैंक ने कुछ इस तरह की फैसिलिटीज मुहैया की हैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे नॉन डिस्क्लोजर का क्लॉज है कि अगर आप वहां पे आप पैसा रखेंगे तो किसी दूसरे, तो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसको नहीं बताया जाएगा। कुछ बहुत सारी इस तरह की उन्होंने फैसिलिटीज दे रखी हैं अपने क्लाइंट्स को, और लोगों को इस बात के लिए काफी वो करते हैं, फैसिलिटी देते हैं कि लोग अपना पैसा ले जा करके वहां पे रखें। ये स्विस बैंक की ने ये किया है, ये उनकी बैंकिंग पॉलिसी का एक बड़ा वीक पॉइंट है, लेकिन ये कि ऐसा हुआ है। और हिंदुस्तान के लोग, आप जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक जमाना था जबकि बहुत ही पर्सनल टैक्सेशन जो है वो बहुत बहुत हाई रेट था उसके अंदर। लोग ये चाहते थे, यानी अगर आप काफी पहले चले जाएं 70s में आप देखें तो 90% के करीब पैसा जो है वो टैक्स के अंदर, पर्सनल टैक्सेशन में, इनकम टैक्स के अंदर जो है वो बहुत ही हाई टैक्स रेट था। लोगों को बड़ा इंसेंटिव था, लोग बाहर अपना पैसा ले जा करके रखते रहे, ट्रेजर्स रखते हैं, ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग, तरह तरह के घपले करते हैं। एक तो यहाँ का जो टैक्स कानून था पहले उसकी वजह से, और दूसरा ये कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं स्विस बैंक के नाम रिवील नहीं किया जाएगा, सीक्रेट कोड, सीक्रेट तरीके से रखने का प्रोविजन, ये भी कहीं ना कहीं से लोगों को आमादा करता था कि वो अपना जो पैसा है वो स्विस बैंक में रखें। सईद फैसल अली साहब, आप कुछ रिमार्क देना चाह रहे हैं? देखिए, एक बात ये समझिए, काले धन का जो खेल है वो बहुत काला है। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का चक्कर आता है। आप देखिए, सारी दुनिया जानती है कि मॉरिशस से होते हुए पैसा हिंदुस्तान में लगता है, उसके बाद उस पर टैक्स चोरी होती है। ये सारी चीजें हैं। अभी डीटीए को फिर से रिन्यू कर दिया गया। तो ये काले धन का जो मामला है इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से मुनीर साहब ने बताया कि वो टैक्स बचाने के लिए, हाई प्रीमियम के लिए लोग करते हैं, स्विस बैंक इसलिए मशकूक हो जाता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें वो शेयर नहीं करते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम, जो भी उनके डिपॉजिटर्स हैं उनका नाम, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये तो एक सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सवाल भी तो उठता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी इसमें पैसा जा रहा है स्विस बैंक, तो कैसे जा रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग को हम यहाँ इंटरनली क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जब पैसा वहां जाकर के डिपॉजिट हो रहा है तो आप बैंक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे पास उतने इफेक्टिव एपरेटस क्यों नहीं है कि हम पूरे तौर पर रोक सके? तो ये एक इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट एक दिन में चाहे या 100 दिन में चाहे तो इसको रोक देगी। ये बहुत, पूरी दुनिया में काले धन का कारोबार होता है, हर मुल्क में होता है। सर्टेन कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन के तौर पे काम कर रही हैं, टैक्स हेवन के तौर पे देखी जाती हैं। इसलिए ये बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली इसको यूज किया गया वो एक मास्टर स्ट्रोक था, और उसका फायदा जिसने यूज किया उसको मिला। जी, यानी स्विस बैंक जिम्मेदार नहीं, अगर वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो जिम्मेदार मुल्क का कानून भी है। उसमें जो लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स के जरिए कैसे मुल्क का पैसा गैर मुल्कों में पहुंच रहा है, उन वहां के अकाउंट्स में पहुंच रहा है, कैसे, क्यों, कौन पहुंचा रहा है, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले इन लूप होल्स को दूर करने की जरूरत है, कानून को सख्त करने की जरूरत है ताकि मुल्क का पैसा गैर मुल्कों में न जा सके। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।